हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 1। तो चलिए इसे समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है परमाणु संरचना का परिचय। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, परमाणु संरचना को इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परमाणु का संरचना कैसे हुआ, परमाणु क्या है। तो चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु संरचना। ठीक है, तो परमाणु कैसा होता है, उन परमाणु क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है। तो चलिए इन सबको समझते हैं। परमाणु में 3 कण होते हैं। ठीक है, तो 3 कणों से मिलकर परमाणु बनता है। 3 कणों से मिलकर परमाणु बना होता है। ठीक, चलिए समझते हैं। तो पहला है प्रोटॉन। प्रोटॉन को पी प्लस मतलब कि पी धन कहते हैं। पहला होता है प्रोटॉन पी प्लस, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन 0। ठीक है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक, तो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं कि कैसा होता है। तो जैसे कि हमारे पास ये कुछ प्रोटॉन है, कुछ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो इन सब को, ये सब क्या है, ये परमाणु के इस तो ये सब परमाणु के नाभिक के अंदर है। ठीक है, तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। तो ये हो गया परमाणु का नाभिक। ठीक है, तो इसको कहता है कक्ष। ठीक है, तो ये दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ हमारे पास परमाणु के कक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए इनको समझते हैं डिटेल में। तो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो परमाणु के नाभिक में है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इनके चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर दूसरा मान लो यहाँ है, तीसरा यहाँ होगा, ऐसे पूरे में फैले होते हैं। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक, चलिए इन सबको समझते हैं कि इन्हें क्या कहते हैं। तो तो ये जो आपको जो कक्ष दिख रहे हैं, ये जो कोष है, इसे कक्ष कक्ष भी कहते हैं, कोष भी कहते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। तो इनको कहा जाता है, ये इनको कहा जाता है ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ये परमाणु के ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, किसमें कितने ऊर्जा है, जैसे कि ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। इस प्रकार से ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। ठीक, ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं, ये ऊर्जा स्तर को दर्शाते हैं। ठीक है, ऊर्जा स्तर को स्मॉल एन से ऊर्जा स्तर को स्मॉल एन से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, और इन्हें कहते हैं कक्ष या कोष। ठीक, तो इन्हें कहते हैं कक्ष या कोष। ठीक, तो ये जो इनमें जो कक्ष होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेट क्या है। तो इनका फॉर्मेट ऐसा होता है, जैसे कि, तो इनका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे के एल एम एन। तो इस प्रकार से के एल एम एन, तो ये के से स्टार्ट होगा और आगे तक ये बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि के हो गया 1, एल हो गया 2, एम हो गया 3, और एन हो गया 4। ठीक, तो चलिए ये समझते हैं के एल एम एन क्या है। तो के हो गया
इसे कहेंगे ये हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया एन। ठीक, तो ये हो गया के एल एम एन। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया पहला कक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो परमाणु में ये परमाणु में कितने कक्ष है? चार कक्ष है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, तभी हमने समझा परमाणु के बारे में। परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर होते हैं। ठीक है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं परमाणु के मूलभूत कण के बारे में। परमाणु के मूलभूत कण कौन से हैं? चलिए, इंग्लिश में कहते हैं इसे, तो इंग्लिश में कहते हैं इसे एटॉमिक फंडामेंटल, एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो परमाणु के मूलभूत कण को इंग्लिश में कहता है एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक, तो चलिए इनको समझते हैं कि परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन से हैं। तो हम परमाणु के मूलभूत कण होते हैं बेसिकली तीन ही है। तो चलिए इनको समझते हैं। तो पहला है न्यूट्रॉन, तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के मूलभूत कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो इन्हें विस्तार से समझने के लिए हम एक टेबल की सहायता से इन्हें समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहले लिखेंगे मूलभूत कण। ठीक है, दूसरा लिखेंगे संकेत। इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब इन चीजों के बारे में जानने वाले। ठीक है, तीसरा हो गया आवेश चिन्ह। और हो गया आवेश की मात्रा। और है हमारे पास द्रव्यमान। तो, तो चलिए इन्हें टेबल की सहायता से समझते हैं। मूलभूत कण के बारे में संकेत, आवेश चिन्ह, आवेश की मात्रा, द्रव्यमान। तो किसमें क्या होता है, तो किसमें क्या क्या है, इन्हें कैसे दर्शाता है, इनका द्रव्यमान क्या है। तो चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो परमाणु के मूलभूत कण कौन कौन सा है? ये अभी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेसिक तो सिंपल से हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है? प्रोटॉन, और तीसरा है हमारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु के मूलभूत कण हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो चलिए अब इनका संकेत के बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है, इन्हें हम दर्शाते हैं ई माइनस से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और प्रोटॉन को कैसे दर्शाते हैं? पी प्लस, और न्यूट्रॉन जीरो। ठीक,
तो ये हमारा टेबल पूरा तैयार हो गया। तो चलिए अब इनको फिल करते हैं, ठीक है। तो चलिए इन सबके बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या है, E-, प्रोटॉन का संकेत है P+, न्यूट्रॉन का जी। तो इनका चिन्ह क्या होता है, तो इनका चिन्ह होता है, ये हो गया माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह होता है माइनस, और प्रोटॉन का चिन्ह होता है प्लस, और न्यूट्रॉन का होता है जी शून्य, ठीक। तो चलिए अब इसके मात्रा को समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻9 -19, ठीक है, कूलम। इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, ठीक है। तो चलिए अब प्रोटॉन के समझते हैं। तो प्रोटॉन में आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो इनमें होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन में शून्य ही होता है, जैसे इनका शून्य 0 है तो इसमें भी 0 ही। तो चलिए अब इनके द्रव्यमान को समझते हैं। इनमें द्रव्यमान, तो इनका द्रव्यमान कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। तो चलिए अब प्रोटॉन को समझते हैं। प्रोटॉन में द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन में द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक। तो प्रोटॉन में द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो चलिए अब न्यूट्रॉन को समझते हैं। न्यूट्रॉन में द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में द्रव्यमान दोनों का समान ही होता है, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने समझा परमाणु के कण के बारे में, संकेत, आवेश चिन्ह, आवेश की मात्रा, द्रव्यमान, ठीक है। इन सबको अभी हमने समझा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है E-, आवेश चिन्ह होता है माइनस, और आवेश की मात्रा होता है 1.602 इंटू 19 कूलम, ठीक है। द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो विलियम क्रोक्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रयोग किया था। तो चलिए उन प्रयोग को हम समझते हैं। तो चलिए समझते हैं विलियम क्रोक्स का प्रयोग। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो विलियम क्रोक्स का प्रयोग, तो विलियम क्रोक्स ने एक प्रयोग किया था। तो चलिए उन प्रयोग को समझते हैं। तो सन 1889 में, विलियम क्रोक्स तो विलियम क्रोक्स ने एक लंबी कांच की विसर्ग नली में गैसों की चालकता को कम दाब पर अध्ययन किया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या अध्ययन किया उन्होंने।
तो विलियम क्रूक्स का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। सन 1789 में विलियम क्रूक्स ने एक लंबी कांच की विसर्ग नली में गैसों की चालकता को कम दाब पर अध्ययन किया। ठीक है, उसने एक विसर्ग नली लिया जिसकी दोनों सिरों पर एक एक धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर सील कर दिया। ठीक है, विसर्ग नली में एक प्रसर्व नली साइड ट्यूब, प्रसर्व नली यानी कि साइड ट्यूब लगा होता है जिसके निर्वात पंप से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उन्होंने एक कांच की नली ली और कांच की नली में गैस भर दिया। ठीक है, और गैस भरने के बाद दोनों दोनों तरफ दोनों सिरों पर इलेक्ट्रोड धातु से ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, दोनों को सील कर दिया गया और उसमें निर्वात जो गैस निकलने की जगह थी उसे एक पंप से जोड़ दिया गया। ठीक, तो चलिए इसके अब अवलोकन को समझते हैं। तो इस प्रयोग से हमें क्या क्या पता चला, तो चलिए उन चीजों को समझते हैं। तो चलिए समझते हैं क्रूक्स के प्रयोग का अवलोकन। क्रूक्स के प्रयोग का अवलोकन। तो इसका अवलोकन क्या है, तो चलिए इनको समझते हैं। तो पहला है हमारे पास, तो पहला पॉइंट है हमारे पास समान। तो इस प्रयोग से हमें क्या समझ में आया, पहला चीज, सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रभावित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, तो पहला चीज हमें यह पता चला इस प्रयोग के माध्यम से, तो सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास, दाब को 10-2 एटीएम कर देने पर गैस गैस विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, दाब को 10-2 एटीएम कर देने पर, एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो दाब को 10-2 एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाता है। गैस क्या बन जाता है, विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। और क्या हो जाता है, विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो चलिए इस प्रयोग से हमें दो दो चीजों के बारे में पता चला। चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास,
तो तीसरा पॉइंट था हमारा, दाब को 10-4 एटीएम कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है, ठीक है। और एनोड की ओर की दीवार हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाता है। इस किरण को कैथोड किरण कहते हैं, ठीक है। तो विलियम क्रूक्स का प्रयोग से हमें क्या क्या पता चला। पहला तो सामान्य दाब एवं उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। और दूसरा, दाब को 10-2 एटीएम कर देने पर गैस विद्युत का चालक बन जाता है तथा विसर्जन नली में रंगीन प्रकाश उत्पन्न होती है, ठीक। और तीसरा था, दाब को 10-4 एटीएम कर देने पर प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है और एनोड की ओर की दीवार हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस किरण को कैथोड किरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं कैथोड किरण क्या होता है और इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने समझा विलियम क्रूक्स का प्रयोग, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता चला उनके प्रयोग के द्वारा। तो अभी हमने समझा विलियम क्रूक्स के प्रयोग के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कैथोड किरण क्या होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं और इसकी खोज किसने किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कैथोड किरण की खोज, ठीक। तो कैथोड कैथोड किरण की खोज किसने किया था। कैथोड किरण की खोज जे 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 थॉमसन ने किया था, ठीक। तो कैथोड किरण की खोज किसने किया था, जे जे थॉमसन ने, ठीक है। तो चलिए अब इसके गुण के बारे में समझते हैं, कैथोड किरण के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक। कैथोड कैथोड किरण के गुण, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ तो इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए इसके गुण के बारे में समझते हैं। तो पहला गुण है इसका, तो पहला गुण क्या है इसका, कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। कैथोड कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा समझते हैं। दूसरा है, दूसरा है कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है, ठीक है। तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो तीसरा क्या है हमारे पास, कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो चौथा है कैथोड
तो चौथा है कैथोड किरण छोटे छोटे द्रव्य से मिलकर बना होता है। तो चलिए इन सभी को समझेंगे। तो अगला हमारे पास तो पांचवा क्या है, कैथोड किरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक है, तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो अगला है कैथोड किरण एक्स किरणें उत्पन्न करती है। एक्स किरणें क्या होती है? एक्स किरणें, जैसे कि आपने अगर कभी एक्सरे वगैरह करवाया होगा तो आपको पता होगा, डॉक्टर एक ऐसे ही बोर्ड होता है जिसके अंदर लाइटें लगी होती है, उसके अंदर आपके एक्सरे रिपोर्ट को रख के, तो उसके अंदर आपके एक्सरे रिपोर्ट को देखते हैं। ठीक है, उसमें इन्हीं किरणों के बारे में उन्हें पता लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अगला हमारे पास तो सातवां क्या है, कैथोड किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रवाहित करती है। तो चलिए अब एक और लास्ट समझते हैं। कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है। तो आठवां क्या हमारे पास, कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है। ठीक है, भेदन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पेनिट्रेशन। तो आठवां है कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है। ठीक है, भेदन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कैथोड किरण की खोज। तो कैथोड किरण की खोज किसने किया? जे जे थॉमसन ने। तो उसके बाद हमने समझा कैथोड किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो पहला था कैथोड किरण सरल रेखा में गमन करती है, और दूसरा कैथोड किरण ऋणात्मक प्रकृति की होती है। कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र से विचलित होती है। कैथोड किरण छोटे छोटे द्रव्य से मिलकर बना होता है। कैथोड किरण ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। कैथोड किरण एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कैथोड किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है। ठीक है, कैथोड किरणों की भेदन क्षमता होती है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।